देखो, मैंने बताया कल साइक्लोन्स बनते हैं गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से। इसका मतलब साइक्लोन के बनने के पीछे का जो कॉज है वो दो हवाएं हैं, जिनमें एक गर्म है एक ठंडी है। तो गर्म और ठंडी हवाएं दोनों जगह पर हो सकती हैं। गर्म क्षेत्रों में भी गर्म और ठंडी हवाएं बन सकती हैं, और ठंडे क्षेत्रों में भी गर्म और ठंडी हवाएं बन सकती हैं। कैसे? देखो, मान लो कोई गर्म क्षेत्र है, यानी कोई ट्रॉपिकल एरिया है, यानी कोई ऐसा जगह है जो 5 डिग्री से और 30 डिग्री नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फेयर में आती है, नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड में है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वहां का जो लैंड मास है वो गर्म होगा, और वहां के जो ओशंस हैं वो तुलनात्मक रूप से ठंडे होंगे। यानी ओशन के ऊपर की हवा तुलनात्मक रूप से ठंडी होगी क्योंकि वाटर बॉडी है, और लैंड के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होगी क्योंकि लैंड मास है। तेजी से गर्म होता है, तेजी से ठंडा। इसलिए गर्म क्षेत्रों में भी चक्रवात बन जाएंगे। गर्म क्षेत्रों के चक्रवात ज्यादा मॉइस्चर लिए हुए होंगे, मॉइस्चर उनमें ज्यादा होगा। इसलिए चूंकि मॉइस्चर ज्यादा होगा, इसलिए उनमें एनर्जी ज्यादा होगी, जिसे लेटेंट हीट कहते हैं, छिपी हुई ऊष्मा कहते हैं, वो ज्यादा होगी। इसलिए वो ज्यादा विनाशकारी होते हैं। तेज बारिश भी होती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, चूंकि ये एरिया 5 से 30 के बीच में ही आते हैं, तो यहाँ इसी तरीके के आपको चक्रवात देखने को मिलेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ये विनाशकारी होते हैं, आंधी तूफान के साथ आते हैं, तेज मूसलाधार बारिश होती है। इसका उल्टा, ऐसे क्षेत्रों में भी चक्रवात बन सकते हैं जो कि तुलनात्मक रूप से ठंडे हैं। जैसे ठंडे क्षेत्रों में लैंड मास तो हो गया ठंडा, तो लैंड मास के ऊपर की हवा हो गई ठंडी, लेकिन वाटर बॉडी जो हो गई वो हो जाएगी तुलनात्मक रूप से गर्म, क्योंकि पानी देरी से ठंडा होता है, देरी से गर्म होता है। इसलिए वाटर बॉडी के ऊपर की हवा तो हो गई टेम्परेट रीजन में, यानी 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में। वाटर बॉडी के ऊपर की हवा तो हो गई गर्म कंपेरेटिवली, क्योंकि पानी है, उतना ठंडा नहीं होगा जितनी लैंड हो जाएगी। जबकि लैंड के ऊपर की हवा हो गई ठंडी। तो वहां भी बन सकते हैं, लेकिन चूंकि ठंडे क्षेत्रों में बन रहे हैं, तो फिर इनमें ऊष्मा कम होगी, लेटेंट हीट इनमें कम होगी, ऊर्जा इनमें कम होगी, वाटर वेपर इनमें कम होगा। तो वर्षा तो करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आंधी तूफान के साथ वर्षा इनमें नहीं होती है। सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो टेम्परेट साइक्लोन की वजह से ही होती है। ठीक है। इसीलिए आप देखो कि सर्दियों के मौसम में रुक रुक कर बारिश होती रहती है, कई 1-2 दिन तक, और बहुत तेज बारिश नहीं होती, या आंधी तूफान के साथ आपको कम ही देखने को मिलेगी। कभी कोई बनी सिचुएशन तो रीजनल हो सकती है, अदरवाइज तो वो नहीं मिल। जबकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो चक्रवात आते हैं, आप उन्हें देखो कि खूब विनाश करते हैं, तटों को उजाड़ देते हैं बिल्कुल। तो ये दोनों के बीच में एक अंतर है। दोनों में बारिश है, दोनों को लिख लेते हैं। ऐसा लिखना, ये सागरों के ऊपर जन्म लेकर, ये मैं समझाऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आया है एग्जाम में। ये बनेंगे हमेशा ओशंस के ऊपर ही, दोनों ही साइक्लोन्स, है ना। ये पूछा है एग्जाम में कि साइक्लोन बनता कहाँ है, लैंड के ऊपर बनेगा या ओशन के ऊपर बनेगा। तो हमेशा ही याद रखना, ओशन के ऊपर बनेगा। क्यों बनेगा मैं अभी बताऊंगा, फिलहाल आप लिखो। ये सागरों के ऊपर जन्म लेकर, ये सागरों के ऊपर जन्म लेकर तटों से टकराते हैं। ये सागरों के ऊपर जन्म लेकर, बल्कि ऐसा लिखो इसमें, ये सागरों के ऊपर जन्म लेकर, देखो ये वाली जो बेल्ट है, अब थोड़ा पीछे रिवाइंड करना ध्यान में। 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री पर ये उत्पन्न होंगे। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये वाली जो बेल्ट है ये ट्रेड विंड्स की बेल्ट है। हमने पहले पढ़ी है व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स 5 से 30 के बीच में चलती हैं और पूरब से पश्चिम चलती हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती हैं, इनको ईस्टर्लीज भी कह देते हैं। तो चूंकि ये इसी बेल्ट में बनते हैं, तो फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन की दिशा भी ईस्ट से वेस्ट होती है, इसलिए तो ये सागरों के ऊपर बनेंगे। सागरों के ऊपर ये इसलिए बनते हैं क्योंकि सागर के ऊपर की हवा ठंडी तुलनात्मक रूप से, और लैंड मास के ऊपर की हवा गर्म। इसको ऐसा समझो जैसे साइक्लोन कोई बे ऑफ बंगाल में है। बे ऑफ बंगाल की बात को समझो। बे ऑफ बंगाल हम लोगों के पूरब में है, ईस्ट में है, बंगाल की खाड़ी, वाटर बॉडी है, और फिर इंडियन लैंड मास है। अब गर्मी के मौसम में समझिए इसे, गर्मी के मौसम में क्या, इस मौसम में समझिए जो अब मौसम चल रहा है। ये गर्मियों का मौसम भी अगर साउथ की ओर देखे तो हमारे यहाँ तो ठंड पड़ने लगी, लेकिन साउथ में नहीं होगी। लैंड मास तो हो जाएगा गर्म, लैंड मास के ऊपर की हवा गर्म हो जाएगी, लेकिन ओशन के ऊपर की हवा ठंडी रहेगी। मैंने आपको ये बताया कि जो हवाएं हैं वो ठंडे से गर्म की ओर चलती हैं। लैंड मास के ऊपर की गर्म हवा ऊपर की ओर उठी और सागर की ओर से एक ठंडी हवा चली। अब ये जो गर्म हवा है और वो जो ठंडी हवा सागर की ओर से चली, ये दोनों सागर के ऊपर मिल जाती हैं, ओशन के ऊपर। क्योंकि सागर के ऊपर से जो चलने वाली हवा है, अब मैं ठंडी उसे इसलिए कह रहा हूं कि कंपेरेटिवली ठंडी है, वो ऐसा नहीं है कि वो ठंडी है। जो हवा सी के ऊपर से आ रही है, वाटर बॉडी के ऊपर से आ रही है, उसमें मॉइस्चर होगा ही, मॉइस्चर को लेके चलती है वो। तो फिर ये दोनों हवाएं आपस में मिल जाती हैं और दोनों हवाएं आपस में मिल के एक चक्रवात का निर्माण करती हैं, इसलिए ये चक्रवात सागरों के ऊपर बनते हैं, एक बात। दूसरी चीज, पूर्वा पवनों के प्रभाव में आ जाएंगे, क्योंकि ये बेल्ट वही है। पूर्वा पवनों के प्रभाव में आके पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं। भारत का लैंड मास पश्चिम में है, बंगाल की खाड़ी के। तो फिर बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न जो चक्रवात होते हैं वो विनाश उत्पन्न करते हैं, तटों पर टकराते हैं, दबा के बारिश करते हैं आंधी तूफान के साथ में। अब हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताई, है ना, ये पूछी गई है एग्जाम में। हाँ मेघा बताओ। सर, जब वहां पे ट्रेड विंड्स चल रही हैं तो जो लैंड हम्म, मास के ऊपर गर्म हवा है वो गर्मों के ऊपर उठी, लेकिन फिर वो उल्टी हाँ, क्यों चल जाएगी? उल्टी कौन सी चलेगी? मतलब सर आप बता रहे थे ना कि वो वो तो ओशियन पे ऊपर, जाके बनेगा हाँ साइक्लोन। देखो देखो, हाँ हाँ देखो, ऊपर लैंड मास के ऊपर की हवा ऊपर उठी, है ना। तो ऊपर जब उठेगी, अब इसका मतलब इसको ऐसे मत सोचो कि ऊपर उठेगी तो एक बिल्कुल तीर की तरह ऊपर उठेगी और चारों ओर फैलेगी, नहीं। जब वो ऊपर उठती है तो फैलती है ना, फैलेगी, और उसका एरिया, फैलाव जो है वो काफी बड़ा होता है। तो वो फैलेगी और समुद्र की ओर से हवा चलेगी ठंडी, या कंपैरेटिवली मॉइस्चर लेडन। तो फिर ऊपर जब वो फैल रही है, जो फैलेगी तो समुद्र के ऊपर भी फैलेगी गर्म हवा। तो समुद्रों के ऊपर फैलकर और एक तरीके का डिप्रेशन बना देती है वो, और वहां फिर ठंडी हवा उसके साथ मिल जाती है, साइक्लोन बन जाता है। इसलिए सबसे पहले डिप्रेशन बनता है साइक्लोन में, अवदाब का क्षेत्र बनता है। आपने ये कभी पढ़ा भी होगा अखबार में कि बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बन रहा है या डीप डिप्रेशन बन रहा है, और फिर मौसम विभाग जारी करता है सूचना कि साइक्लोन आ सकता है। आया समझ में? यस सर, थैंक यू सर। देखो, हवा हवा ना एक पूरा एयर मास होता है बड़ा। वो ऐसा नहीं होगा एक आध किलो होगी, वो एक बड़ा एयर मास होता है ऊपर की ओर, उसमें संचलन आता है और फैलता है एक बड़े एरिया पर, जिससे वहां के तापमान को वो उसके तापमान में वृद्धि कर देता है। क्योंकि जब गर्म हवा ऊपर उठेगी और आसपास की चारों ओर एरिया में फैलेगी गर्म होके, तो फिर वहां के तापमान में वृद्धि कर देती है। इसलिए ओशंस के ऊपर के तापमान में भी वृद्धि हो जाती है तुलनात्मक रूप से,
तभी तो उसमें मॉइस्चर आती है हवा में। जो वो तुम कल पूछ रही थी वो बात वो नहीं थी, वो मैं कुछ और समझ रहा था, वो देखो ये था। उस बात को ध्यान से सुनना अब सब लोग। देखो दो तरीके की हवाएं होती हैं। एक हवा होती है ड्राई शुष्क, एक होती है वेट, है ना, गीली या नम हवा। हमेशा ठंडी हवा जो होगी वो ड्राई होगी। जैसे अब मौसम सर्दियों का है, आप देखो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, क्योंकि हवाओं में मॉइस्चर का कंटेंट नहीं होता। जब भी हवा में वाटर वेपर या मॉइस्चर का कंटेंट नहीं है वो ठंडी होगी। जिस हवा में भी मॉइस्चर का कंटेंट होगा वो गर्म होगी। इसलिए गर्मियों के मौसम में जो हवाएं होती हैं जनरली उनमें मॉइस्चर का कंटेंट देखने को मिलता है, अगर वो किसी वाटर बॉडी के ऊपर से आ रही है। मान लो हवा ड्राई है, शुष्क है, तो भारी होती है वो। इसलिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हवा के, उनके बीच का गैप कम होता है, मॉलिक्यूल्स चिपके होते हैं आपस में। गर्म होकर हवा फैलती है, तो जैसे ही गर्म होकर हवा फैली हल्की हो गई, मॉलिक्यूल्स का जो बीच का गैप है वो बढ़ गया, और उस गैप में पानी आके घुस जाता है। इसीलिए वो हवा जो ठंडी जो गर्म हवा होती है वो हल्की होके और अपने आप में मॉइस्चर को भर लेती है। इसलिए मॉइस्चर लेडन हवा तो भारी हो जाती है, लेकिन वो गर्म होती है। अब एक बात मुझे आप बताओ, मान लो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह है, हवा गर्म हुई और गर्म हुई और गर्म हुई, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक सीमा से ज्यादा पानी नहीं आ पाएगा। जितना वो कंटेन करके रख सकता है मॉलिक्यूल्स, उतना ही पानी को वो कंटेन रख पाएगा, वाटर वेपर को। इ- इसलिए अगर कोई हवा पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है और उसमें मॉइस्चर का कंटेंट आ गया है कंप्लीटली, फिर उससे ज्यादा नहीं आएगा, वो एक लेवल पे रुक जाएगा। फिर उसके बाद उसमें कंडेंसेशन की शुरुआत होती है, क्योंकि अब हवा भारी हो गई, अब उससे ज्यादा भारी नहीं हो सकती। अब उससे ज्यादा जैसे ही भारी होगी तो वो नीचे की ओर बैठने लगेगी तेजी से, उसमें से ऊर्जा खत्म होने लगेगी, और वो जैसे ही ऊर्जा खत्म होगी नीचे की ओर बैठेगी, ऊर्जा डाउन हुई और वो ठंडी होगी और बारिश के रूप में नीचे आ जाएगी, जो उसमें वाटर वेपर है। वो ये कह रहा था, आया समझ में? हाँ जी सर, क्लियर है। क्योंकि ड्राई एयर में ही मॉइस्चर कंटेंट इकट्ठा हो सकता है, वेट एयर में नहीं। वेट एयर में भी मॉइस्चर एक लेवल के बाद इकट्ठा नहीं होगा। जब वो अपने क्रिटिकल क्रांतिक लेवल पर पहुंच गया, अपने क्रिटिकल लेवल पर उसका मॉइस्चर कंटेंट पहुंच गया, अब उसके बाद ऊपर नहीं। फिर तो वो बारिश ही होगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए आप देखते हो, कभी अपने फोन में चेक करना, जब बारिश होती है तो उसमें लिखा रहता है कि ह्यूमिडिटी का परसेंटेज इतना हो गया। तो जैसे ही ह्यूमिडिटी 100% तक पहुंचती है तुरंत बारिश हो जाती है, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं हो सकता, केवल रेन होगी। क्लियर? यहां तक सब बातें आ गई समझ में? आगे चलें? चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो टेम्परेट साइक्लोन की है। मैंने बताया टेम्परेट साइक्लोन वो है जब गर्म और ठंडी हवाएं जहां मिले 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में, 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड, यानी ठंडे क्षेत्रों में मिलती हैं। अब चूंकि ठंडे क्षेत्रों में हवा तुलनात्मक रूप से ठंडी होती है, भारी होती है, इसलिए उसमें मॉइस्चर का कंटेंट उतना ज्यादा नहीं आ पाता। सागरों के ऊपर भी जब हवा थोड़ी गर्म होगी तो वो भी इतनी गर्म नहीं होगी कि उसमें मॉइस्चर दबा के भर जाए, जैसे कि गर्म क्षेत्रों में। तो उनमें मॉइस्चर कम ही होता है, इसलिए टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं उनमें वर्षा कम होती है। जैसे सर्दियों के मौसम में हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, मैदानों में बारिश होती है। लेकिन ऐसा नहीं हो देखा होगा जैसे आपने मानसून के समय में झमाझम बारिश होती है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा, उपलब्ध। अच्छा अब ये बताओ, जब जंगल घना होगा तो बायोमास ज्यादा होगा या नहीं होगा यहाँ पर? जैव भार कहते हैं उसे। यस सर। यस सर। सब
इसलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बायोमास पाया जाता है, जैव भार सर्वाधिक होता है। लेकिन मानव विकास के लिए आदर्श दशाएं नहीं है, क्योंकि मानव को गर्म और नम क्षेत्र नहीं चाहिए। इसलिए आप इस क्षेत्र में मानव विकास नहीं पाएंगे। इवन अगर यहाँ कुछ ट्राइब्स मिलती भी हैं तो आपको उनका कद नाटा मिलेगा। दुनिया के सबसे छोटे कद के जो लोग हैं, पिग्मी, वो इसी एरिया में देखने को मिलेंगे आपको। इसी वजह से, क्योंकि और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ज्यादा होने की वजह से उन लोगों का मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, मानसिक और शारीरिक विकास। इसलिए कांगो जायरे नदी की जो घाटी है, वहीं पिग्मी पाए जाते हैं अफ्रीका में। ये वही एरिया है।